आज की इस कत्ल की कहानी में जो सबसे हैरान करने वाली चीज वो कत्ल की वजह है। कहानी महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक जगह है कोपर गांव। इसी कोपर गांव से शुरू होती। यहाँ पर दो स्टूडेंट जो नर्सरी से लेकर हाईएस्ट लेवल तक की पढ़ाई एक साथ करते हैं, दोनों एक साथ बड़े होते हैं, जिसमें एक लड़की जिसका नाम दर्शना पवार होता है और जो लड़का होता है उसका नाम राहुल हिंडोरे। ये दोनों नर्सरी से आगे तक की पढ़ाई एक साथ करते हैं, 10th करते हैं, 11th 12th एक साथ करने के बाद फिर ये ग्रेजुएशन करते हैं। ग्रेजुएशन तक भी ये साथ ही रहते हैं, जिसके बाद फिर ये लोग ये प्लान करते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। दोनों का एक ही प्लान होता है और उस प्लान के लिए वो दोनों अब इस अहमदनगर को छोड़कर पूना जाना चाहते थे। वो अपनी फैमिली वालों को कन्विंस करते हैं, फैमिली वाले राज़ी हो जाते हैं और उसके बाद ये दोनों पूना चले जाते हैं एक साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इसमें जो दर्शना पवार है उसके पिता एक शुगर मिल में ड्राइवर का काम करते हैं, लेकिन पिता ने कभी भी अपनी पढ़ाई में कोई भी अड़चन नहीं आने दी। वो जो भी कमाता है उसमें घर भी चलाता और अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई को भी कंटिन्यू करता। जो उसके पिता थे राहुल के, वो एक ठीक ठाक फैमिली से थे, वो भी अपने बेटे की पढ़ाई को आगे बढ़ाते। ये दोनों पूना चले जाते हैं और पूना जाने के बाद ये वहाँ पर एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं और इस कोचिंग सेंटर से वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दोनों का प्लान विज़न बड़ा था, दोनों लगातार मेहनत करते हुए तैयारी कर रहे थे, जिसमें कुछ वक्त के बाद जब इसका एग्ज़ाम आता है वो इस एग्ज़ाम में कामयाब भी होती है और वो जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी उसमें उसका 3rd रैंक आया था, जिसके बाद काफ़ी उसका नाम हुआ और उसे रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर नौकरी भी मिल जाती। रिश्तेदार, गांव वाले सारे लोग बेहद खुश थे। रिश्तेदारों का घर पे तांता लग चुका था। एग्ज़ाम देने के बाद जो दर्शना पवार थी वो अपने घर वापस चली आती है। सारे रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आते, उसे बधाई देने के लिए आते, उसके घर वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन देते, उसके घर वालों को मुबारकबाद देते। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता है। फिर एक तारीख आती है 12 जून। 12 जून को जिस जगह पर, जिस कोचिंग सेंटर से ये लोग तैयारी कर रहे थे, उस कोचिंग सेंटर से दर्शना पवार का बुलावा आता है। वहाँ पर एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें दर्शना पवार की स्पीच होती है, मोटिवेशनल स्पीच, जिसके लिए वो अपने अहमदनगर से उस कोपर गांव से निकलती है और वो पूना जाती है। पूना जाती है और उस इंस्टीट्यूट में, उस कोचिंग सेंटर में उसका मोटिवेशनल बयान होता है, मोटिवेशनल स्पीच उसकी होती है, जिसके बाद वो स्पीच काफ़ी वायरल भी होती है। जो भी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट होता वो उसका फ़ैन हो चुका था। यहाँ पर दर्शना पवार तो कामयाब हो चुकी थी, लेकिन जो उसके साथ उसका दोस्त था वो अभी कामयाब नहीं हुआ था। राहुल अभी भी तैयारी कर रहा था और इस बीच यहाँ पर दर्शना पवार कामयाब हो जाती है। इसी प्रोग्राम के तहत जहाँ कोचिंग सेंटर में उसका प्रोग्राम तय किया गया था, उस सिलसिले में वो अपने घर से पूना आ जाती है और यहाँ आने के बाद फिर वो अपने फैमिली में कॉल करती है, अपने पिता को, अपनी माता को कॉल करती है और एक दोस्त को कॉल करती है। और कॉल करने के बाद वो बताती है कि वो यहाँ पर एक राजगढ़ है, जहाँ पर एक किला है, वो उस फोर्ट में राहुल के साथ घूमने जा रही है। फैमिली वालों से इजाज़त लेती है। फैमिली वाले भी काफ़ी खुश थे क्योंकि वो सिलेक्ट हो चुकी थी, उसे नौकरी मिल चुकी थी। इस वजह से घर वाले भी काफ़ी खुश थे। वो इस खुशी के इजहार के लिए उसे इजाज़त देते हैं। वो राहुल के साथ उस फोर्ट में घूमने के लिए जाती। ये दोनों बाइक से वहाँ पर जाते हैं और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ पर घूमते फिरते हैं। लेकिन इसके बाद फैमिली वाले इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो वापस आएगी तो वो उन्हें कॉल करेगी, लेकिन दर्शना पवार उन्हें कॉल नहीं करती। फैमिली वाले जब ट्राई करते हैं कॉल करने के लिए तो उसका नंबर शुरुआत में कुछ देर तक मिल जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वो मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है। फिर घर वाले राहुल को कॉल करते हैं, राहुल का भी मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं, दोस्तों से पता लगाते हैं, पूछताछ करते हैं।
उस इंस्टीट्यूट से पता करते हैं कि कोई जानकारी उनकी बेटी के बारे में या राहुल के बारे में उनको पता है तो वो उन्हें बताएं। लेकिन इंस्टीट्यूट भी इस बात से इनकार करता है कि उन्हें दर्शना पवार और राहुल हिंडोरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं। देर रात वो उस इलाके के थाने में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद फिर वो अपने बच्चों की गुमशुदा रिपोर्ट लिखाते हैं। यानी राहुल के माता पिता भी उस वक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं और दर्शना पवार के भी। ये दोनों वहाँ पर अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के बाद अब ये इंतज़ार कर रहे थे कि पुलिस इसमें तफ्तीश करेगी और उनके बच्चों को ढूंढेगी। जबकि पुलिस शुरुआत में थोड़ी हल्की होती, लेकिन क्योंकि दर्शना पवार उस वक्त वहाँ पर काफ़ी फेमस हो चुकी थी, क्योंकि उसका रैंक तीसरे नंबर पर आया था, उस वजह से पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है और पुलिस उसके बाद फिर तफ्तीश में जुट जाती है। पुलिस उस फोर्ट में जाती है जहाँ आखिरी मर्तबा ये पता चला था कि ये लोग यहाँ पर गए थे। वो वहाँ पर पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ के स्टाफ को कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होती उन लोगों के बारे में। काफ़ी पूछताछ के बाद अब पुलिस अलग अलग एंगल से चेक कर रही थी। लगभग 5 पुलिस की टीम बनाई गई जो अलग अलग तरीके से इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कोई सीसीटीवी फुटेज चेक करता, कोई कॉल रिकॉर्ड निकाल कर चेक करता, उनकी जो सीडीआर होती उसे निकालता। ये सारे काम में पुलिस की अलग अलग टीम लग चुकी थी। इसी बीच पुलिस वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही थी उस फोर्ट के पास। तो एक वहाँ पर दुकान थी जिसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। उस कैमरे में ये दिखता है कि राहुल और दर्शना पवार ये दोनों बाइक से सवार हैं और ये दोनों उस फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद इसी 12 तारीख को कुछ देर के बाद, लगभग घंटों बाद, राहुल उस बाइक से वापस आता है, लेकिन उसके साथ दर्शना पवार नहीं होती। पुलिस वाले काफ़ी परेशान होते हैं। उसके बाद उसकी खोजबीन की जाती है। खोजबीन के दौरान पुलिस को दर्शना पवार की लाश मिलती है। लाश उसी फोर्ट की पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में, वहाँ पर उसकी मृत अवस्था में लाश पाई जाती है और उसके बाद पुलिस उस लाश को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और इधर अब ये खोजबीन चल रही थी कि आखिर राहुल कहाँ पर है। राहुल का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब पुलिस को यह शक होने लगा था शुरुआत में ही कि इसकी हत्या की गई है, और हत्या का जो शक था वो किसी और के ऊपर नहीं बल्कि राहुल के ही ऊपर था। उसकी वजह ये थी कि राहुल भी तो गायब था, लेकिन उसका नंबर भी स्विच ऑफ है और वो उस फोर्ट से बाहर निकलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। पुलिस की टीम उसे ढूंढने में लग जाती है। इधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुलिस जब चेक करती है तो देखती है कि इसमें जो मौत का कारण बताया गया वो सर के पीछे किसी भारी चीज के वार करने के कारण इसकी मृत्यु हुई। पुलिस वालों को अब ये क्लियर होने लगा। अब वो राहुल की तलाश कर रहे थे। इसी बीच पुलिस को तलाश के दौरान ये पता चलता है कि राहुल के एटीएम कार्ड से कुछ अमाउंट्स निकाले गए। जब उसे ट्रैक करती है तो पता चलता है कि ये पैसा दिल्ली के किसी एटीएम से निकाले गए। अब पुलिस को यह पता चल गया था कि राहुल इस वक्त दिल्ली में। वो एक टीम दिल्ली भेजती है और वहां पर अब राहुल की तलाश हो रही थी, लेकिन वहां पर राहुल नहीं मिलता है। पुलिस वाले अपनी तलाश जारी रखते हैं। इसी बीच कुछ दिन के बाद 18 जून को राहुल का मोबाइल नंबर कुछ वक्त के लिए ऑन होता है। पुलिस जैसे ही उस नंबर को देखती है कि ऑन हुआ है, उसे ट्रेस करने की कोशिश करती है। पता यह चलता है कि यह नंबर दिल्ली में नहीं बल्कि कोलकाता में ऑन हुआ है। अब पुलिस उसे कोलकाता में तलाश करने लगी। पुलिस की टीम और खुद कोलकाता की टीम राहुल को तलाश कर रही थी, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद भी राहुल का कुछ पता नहीं चलता। इधर इसी बीच राहुल ने मोबाइल ऑन किया कोलकाता में और उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया और कॉल कर कर ये बताया कि उसकी एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी, जिस वजह से अब वो पूना नहीं आएगा, उसकी खोजबीन ना किया जाए। अब पुलिस इधर कोलकाता में तलाश कर रही थी राहुल की। इसी बीच काफ़ी खोजबीन के बाद कई मरतबा उसका नंबर ऑन होता फिर स्विच ऑफ हो जाता है। एक मरतबा जब उसका नंबर ऑन हुआ, पुलिस ने लोकेशन ट्रेस किया और उस लोकेशन पे अपनी एक टीम को भेजा। इत्तेफाक ऐसा कि राहुल वहाँ से अभी फरार नहीं हो पाया था। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे महाराष्ट्र लाया गया, पूना लाया गया। पुणे में उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है।
पुलिस सबसे पहले उससे पूछती है कि क्या तुमने ये कत्ल किया। शुरुआत में वो इन सारी बातों से इनकार करता है, वो मनगढ़ंत बातें सुनाता है, झूठ बोलता है। लेकिन जब पुलिस वाले उससे सख्ती से पेश आते हैं तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही उसे मारा है, मैंने ही दर्शना पवार का कत्ल किया है। पुलिस ये सुनती है। वो बताता है कि हम लोग टूर के बहाने, घूमने के बहाने उस फोर्ट में गए, वहाँ पर मेरी उससे लड़ाई हुई और उस लड़ाई के दौरान मैंने उसके सर पे वार किया और जैसे ही वो बेहोश होती मैंने उसका कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उस पहाड़ी से उसे नीचे ढकेल दिया और उसका मोबाइल भी मैंने उसके साथ उस जगह पर फेंक दिया जहाँ उसकी लाश थी। पुलिस वाले ये सारी बातें सुनते, उसके बाद उसे पूछते कि आखिर कत्ल की वजह क्या थी। राहुल बताता है कि कत्ल की वजह यह थी कि असल में हम लोग बचपन के दोस्त थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिता चुके थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। हम दोनों का प्लान होता है कि जब भी शादी करेंगे एक दूसरे के साथ करेंगे। लेकिन इस बीच दर्शना पवार का रिजल्ट आता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर लेती है। अब वो बदलने लगी थी, उसने अब मुझे भाव देना बंद कर दिया था, यानी उसका मेरे साथ रिश्ता कम होने लगा था। इस वजह से मैंने उसे काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन अब वो मुझसे शादी करने के लिए भी इनकार करने लगी थी। मैंने उसकी फैमिली वालों से बात किया, फैमिली वालों का भी यही कहना था कि हम लोग अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करेंगे, तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी हम नहीं कर सकते। और इस बात की हामी खुद दर्शना पवार ने भी भरी थी, जिसकी वजह से राहुल हिंडोरे को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को जाहिर नहीं करता है। वो ये दिखाता है कि अभी भी वो दर्शना पवार का एक अच्छा दोस्त, और इसी के चलते उसने दोस्ती में उसे फोर्ट घुमाने के लिए बहाने इसी दोस्ती के चलते उसने फोर्ट घुमाने के बहाने उसे उस जगह पर ले गया जहां पे उसने दर्शना पवार का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने के बाद फिर वो इधर उधर भागता रहा, जबकि अगर दर्शना पवार उससे शादी करने के लिए इनकार कर रही थी तो उसका रिजल्ट ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस क्राइम को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। यहां पर शादी होने के बाद भी डाइवोर्स हो जाते हैं, यहां तो अभी कोई ऐसा रिश्ता बना भी नहीं था। यह था कि शायद उसे चोट लगी, उसे इस चीज का एहसास हुआ हो कि जब इसके पास कोई रैंक आ गई, इसके पास शोहरत आ गई, तो इसका रवैया बदल गया। लेकिन किसी भी नजरिए से इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इसका नतीजा कत्ल ही हो सकता था। पुलिस उसे गिरफ्तार करती और गिरफ्तार करने के बाद फिर उसे जेल भेजती। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।